Hello students, myself Vishit Chhatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in Government College. इन दिनों में हम कर रहे हैं RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के लिए जो पेपर लिया हम उसको देख रहे हैं। इससे पहले हम पेपर 1 कर चुके हैं और अब हम पेपर 2 करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डर फॉर कॉस्ट ऑडिट to those companies which are engaged in following activities under section 128 of Companies Act 2013। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि कुछ खास तरह के कहें इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी कर सकती है। जैसे जो भी इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, माइनिंग में लगे हुए हैं, सीमेंट, साइकिल, टायर ट्यूब, AC, रेफ्रिजरेटर, स्टील, शुगर, इस तरह के बिजनेसेस में लगे हुए हैं, उसके लिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑडिट इज फॉर द पर्पस। अब कॉस्ट ऑडिट का मकसद क्या है? तो जैसे बहुत तरह के ऑडिट होते हैं, तो कॉस्ट ऑडिट का मकसद क्या है? कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव। इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। एक्चुअली देखिए, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कि पहले से ही टारगेट सेट कर देना और फिर कोशिश करना कि कॉस्ट उनके अंदर अंदर रहे, यानी कॉस्ट को लिमिट्स के अंदर रखना। तो ये तो हो गया कॉस्ट कंट्रोल। एक होता है कॉस्ट रिडक्शन, ऐसे तरीके ढूंढना, नित्य नए, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ऐसे तरीके ढूंढना जिससे आप अपनी कॉस्ट को लगातार कम कर सको, तो वो कॉस्ट रिडक्शन होता है। तो वो भी कॉस्ट ऑडिट के थ्रू पॉसिबल होता है। इसके अलावा आप अपने जो सोर्सेज हैं उनका बेटर यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर यूज़ कर रहे हो या नहीं, ये भी कॉस्ट ऑडिट से अश्योर होता है। तो ऑल ऑफ द अबव का आंसर आएगा। थर्ड, व्हाट इज नॉट अ फीचर ऑफ बैंक ऑडिट। इनमें से क्या बैंक ऑडिट का फीचर नहीं है? All expenses and incomes have been duly accounted for and profit is correctly worked out। तो ये तो देखना ही चाहिए ऑडिट के दौरान कि आपने इनकम, जो बैंक इंटरेस्ट की इनकम है या डिविडेंड वगैरह की इनकम है, उसे आपने प्रॉपर क्रेडिट किया है या नहीं, है ना? क्योंकि NPA और परफॉर्मिंग असेट से इनकम निकालने का तरीका अलग अलग होता है, तो वो आपने प्रॉपर निकाला है या नहीं। सेकेंड है, रिपोर्टिंग रिगार्डिंग NPA इज़ नॉट अ फीचर ऑफ बैंक ऑडिट। सेकंड को होल्ड पे रखते हैं। थर्ड है, प्रोविजन ऑफ बैंक ऑडिट इज इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये बिल्कुल सही है। ये जो रेगुलेशन एक्ट है उसका सेक्शन 30 बताता है बैंक ऑडिट्स के बारे में, तो ये सही है। द ऑडिटर हैव टू सर्टिफाई दैट बैलेंस शीट ऑफ द बैंक एट द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर रिवील द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बैंक। ये तो देखिए, ऑडिट की जो लैंग्वेज होती है ना, जो रिपोर्ट की, उसमें लिखा ही जाता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर P&L है तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, और बैलेंस शीट है तो वो फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू देती है। तो सर मेरे हिसाब से पहला, तीसरा, चौथा ये तो बैंक ऑडिट की फीचर है। बाकी ये कह रहा है कि NPA के बारे में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। आई डाउट। NPA के बारे में भी रिपोर्ट को तो करना ही चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि नॉर्मली जब 90 दिन तक अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो वो NPA बन जाता है, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट बैंक ऑडिटर को करना चाहिए। तो सेकेंड इसका आंसर होगा। ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं हर बार एक बार वीडियो में ज़रूर ये बात कह रहा हूँ कि जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक RPSC का ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है, और ये मैंने मेरी नॉलेज के बेसिस पे आंसर निकाले हैं। और कल को अगर आंसर में कोई चेंज रहता है तो एक लेबल मैं लगा दूंगा कि इस क्वेश्चन का RPSC का आंसर ये है। तो अगर आप लेबल नहीं देख रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला कि आंसर में कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या फिर ये कि आप पहले ये देख रहे हैं ना। जैसे ही आएगा अगर कुछ चेंज होगा तो मैं इसमें लगा दूंगा। ठीक है, चलिए। फोर्थ है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर्स इन ऑडिट रिपोर्ट इफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिलाइज ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अब जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो कि इंडिपेंडेंट होता है, बाहर से आता है, और इंटरनल ऑडिटर संस्था का ही आदमी होता है। तो अगर बाहर वाला आदमी इस अंदर वाले आदमी पे भरोसा कर ले और भरोसा करके रिपोर्ट भरोसे पे दे दे, तो कौन जिम्मेदार? तो माना जाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही जिम्मेदार है। अगर उसे डाउट था तो उसे संभाल के काम करना चाहिए था। मतलब ब्लाइंड फेथ तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। वैसे भी आपको सावधानी से, सतर्कता से, ड्यू डिलिजेंस से काम करना चाहिए। तो अगर आप उसके ऊपर रिलाय करते हो, कल को ये कहते हो कि साहब मैंने तो इस पर भरोसा कर लिया, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता। तो क्वेश्चन का कहने का मेरा मतलब ये है
कि अगर आप इंटरनल ऑडिटर के काम पे विश्वास कर भी देते हो चाहे विश्वास नहीं करते हो, दोनों ही केसेस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ही जिम्मेदारी होगी कल को कुछ भी गड़बड़ हुई तो। ठीक है सर, चलिए। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑडिट डज नॉट कवर परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट या पीरियोडिकल ऑडिट। सर इसका आंसर होगा पीरियोडिकल ऑडिट। ये जो तीन हैं पहले शुरू के, परफॉर्मेंस ऑडिट, उसमें हम ये देखते हैं कि हमने काम को जैसे बांटा था और जिसको काम सौंपा उसने अच्छे से परफॉर्म किया कि नहीं किया। ठीक है, या हम किसी भी फैक्टर की जांच कर लेते हैं कि उसने प्रॉपर परफॉर्म किया या नहीं किया। प्रोप्राइटरी ऑडिट का जो क्राइटेरिया होता है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो मैनेजर हैं, है ना, या कॉस्ट के जो संभालने वाले हैं, उन्होंने ईमानदारी से काम किया कि नहीं किया, दिमाग, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस से काम किया या नहीं किया, और तीसरा है कि इकोनॉमिकल तरीके से काम किया या नहीं किया, यानी इंटेलिजेंस चेक करनी है, इंटीग्रिटी चेक करनी है, और तीसरा इकोनॉमिक तरीके से काम किया या नहीं। एफिशिएंसी ऑडिट में हम 4M जैसे होते हैं आपके, मटेरियल, मशीन, मैन पावर और मनी, इन चारों का प्रॉपर इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, जो पीरियोडिकल ऑडिट है वो समथिंग फाइनेंशियल ऑडिट की तरफ जाता है कि हम साल के एंड में या पर्टिकुलर एक पीरियड के एंड में अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को जांचते हैं, तो वो पीरियोडिकल ऑडिट है। तो वो कॉस्ट ऑडिट से थोड़ा डिफर है। ठीक है सर, तो इसीलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ बैंक्स आर कंटेन इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। क्योंकि वो लाइन यूँ पढ़ी जाती है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसका जो सेक्शन 29 से लेके सेक्शन 32 तक जो है, उसमें बताया गया है कि बैंक वाले कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और कैसे ऑडिट करेंगे। सेक्शन 30 इज़ अबाउट बैंक ऑडिट। ठीक है, ये सब मुझे हमेशा याद रहता हो ऐसा नहीं है, मैंने हमेशा कहा है, या तो उसे याद रहेगा जो इन टॉपिक्स को रेगुलर बेसिस पढ़ाता हो, या एग्ज़ाम के दिन ही बंदा देख के गया हो। ठीक है, सेक्शन वाइज तो बाकी तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वो तो बहुत इजी है याद करना, और आपने आंसर आराम से लिखा भी होगा और आगे के लिए भी याद रखेंगे। ठीक है सर, चलिए इसका आंसर सेकंड था। अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आर मेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इंश्योरेंस एक्ट, सेबी रूल, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन था, सेकंड और डी में किसी को लग सकता है, बट मैंने इसका आंसर ढूंढा तो मुझे सेकंड इसका आंसर दिखाई दिया कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 में इसके प्रोविजंस गिवन हैं। ठीक है, ये जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938, उसका जो सेक्शन 12 है उसमें बताया गया है कि हर इंश्योरेंस कंपनी को अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और एनुअली उनका ऑडिट कराना पड़ेगा। और जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, वहाँ तो ये तक भी लिखा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिटर होता है उसे पब्लिक सर्वेंट की तरह माना जाता है, तो उसे राय देते समय बहुत सावधान होकर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी राय पे ट्रस्ट करते हैं। खैर, सेक्शन 12 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ विच कंपनी ऑडिट इज नोन एज बैलेंस शीट ऑडिट? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। आंसर इज बैंकिंग कंपनी। बैंक ऑडिट ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट ऑडिट। ठीक है, इसका एक रीज़न है कि जो बैंक ऑडिटर होता है वो मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है या फोकस करता है बैलेंस शीट आइटम्स पे। ठीक है, क्योंकि देखो बैंकों में क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत साउंड होता है जनरली। अच्छा, वहाँ डे टू डे ट्रांजेक्शन भी बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे ऑडिटर का समझ लो मत्था नहीं मारता अपना ज़्यादा, वो ऐसी चीज़ों पे फोकस करता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस की है, जो उसे अपनी ओपिनियन देने में ज़्यादा मदद करती है, तो वो है बैलेंस शीट आइटम्स। जैसे बैलेंस शीट आइटम्स यानी बैंक बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक्स, डिपॉजिटेड, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इन आइटमों पे इंटरबैंक एडजस्टमेंट्स, इन पे वो ज़्यादा ध्यान देता है। तो बैंक ऑडिट ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट ऑडिट बिकॉज ऑडिटर फोकसेज ऑन बैलेंस शीट आइटम्स मच मोर। चलिए सर देखते हैं इसका। ओके, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंश्योरेंस ऑडिट? फर्स्ट है
वाउचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर नेसेसरी फॉर इंश्योरेंस ऑडिट। तो देखिए, अगर इंश्योरेंस ऑडिट होगी तो इनकम और एक्सपेंसेस को देखा जाएगा ही जाएगा कि प्रीमियम कितनी आ रही है, क्लेम कितना आ रहा है, कमीशन कितनी दी जा रही है। तो फर्स्ट आई थिंक ज़रूरी है। सेकंड है ऑडिटर शुड डू वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये भी बात सही है, असेट्स और लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि वो वास्तव में है या नहीं, उनकी ओनरशिप हमारे पास है या नहीं, या जो वैल्यूएशन है वो सही है या नहीं, ये सब वेरिफिकेशन में आता है। तो ये सब कुछ दिखाना चाहिए। इसके बाद है द ऑडिटर इज़ नॉट बी कन्वर्सेंट विद द प्रोविज़न ऑफ द IRDA। अब ये कह रहे हैं कि उसे IRDA 1999 के प्रोविज़न्स होने की जानकारी नहीं है। सर होनी चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस एक्ट 1938 अप्लाई आपके ऊपर होता है, उसके तहत आप ऑडिट करते हो, लेकिन आपको IRDA के प्रोविज़न का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो थर्ड जो स्टेटमेंट लिखा है ये थोड़ा कम सही है। फोर्थ है कि ऑडिटर परफॉर्म्स एन इंश्योरेंस ऑडिट टू एंश्योर दैट द कस्टमर हैज़ पेड द एप्रोप्रिएट प्रीमियम फॉर रिस्क कवर टू हिम। ये भी आपको चेक करना पड़ता है कि आपके कस्टमर ने जैसा प्लान लिया है, जैसे रिस्क कवरेज उसने ली है, उसी तरह का प्रीमियम उससे प्रॉपर प्रीमियम चार्ज हुआ है या नहीं। तो आई थिंक पहला वो अश्योर करेगा, यानी वाउचिंग वो देखेगा, असेट लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन भी वो करेगा, प्रीमियम में भी वो डेफिनेट देखेगा कि रिस्क प्लान के हिसाब से प्रीमियम है या नहीं। लेकिन ये कहना कि उसे IRDA के प्रोविज़न्स का नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है या नहीं होगा तो भी चलेगा, आई थिंक ये रॉन्ग है। तो थर्ड मेरे हिसाब से इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Under which section of Companies Act 2013 provisions for maintenance of accounts are given? Section 128। Section 128 में given है कि कंपनीज को अपने अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेपर्स, ये सब रजिस्टर्ड प्लेस पे रखने होंगे। अगर उनकी ब्रांचेज हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी रखने होंगे। अक्रूवल सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ये सब बातें सेक्शन 128 में लिखी हुई है और कंपनी को अपने अकाउंट्स मेंटेन करने कंपलसरी है। चलिए सर। ऑन विच मैटर एन ऑडिटर शुड फोकस ऑन द टाइम ऑफ ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टेस्ट ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स। तो देखिए, अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज की ऑडिट करने गए हैं तो आपको एक्ट तो देखना ही पड़ेगा कि आपका एफिलिएशन प्रॉपर है या नहीं, आप RTE के रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो भी देखना पड़ेगा कि आपने जो फीस वगैरह आई है, तो स्कूल को बहुत तरीके से फीस मिलती है, खास करके प्राइवेट स्कूल में देखा जाए तो ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, डेवलपमेंट फीस, कैपेसिटी फीस, तो उनको हम देखते हैं। उनके जो एक्सपेंडिचर भी बहुत होते हैं उनमें, तो उनका भी हमें ऑडिट करना होता है कि सैलरी वगैरह का। इसी तरह असेट एंड लायबिलिटीज, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि देखो इनको बहुत सारे एड, मदद, सरकारी मदद, गैर सरकारी मदद, भामाशाह से मदद वगैरह मिलती है, उससे फिर ये असेट्स क्रिएशन करते हैं। तो ये सब आपको ऑडिट करना चाहिए। तो स्कूल या कॉलेज का ऑडिट करते समय आई विल से कि आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चैरिटेबल ट्रस्ट ऑडिट। तो ऑडिट के क्वेश्चन लगातार अब आ रहे हैं और डिफरेंट एंटिटीज़ की ऑडिट आ रही है। फर्स्ट है ट्रस्ट ऑडिट अश्योर्स द क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट एंड दोज बेनिफिशियरीज आर रिलायबल। तो देखिए, ट्रस्ट ऑडिट से ये कहना, ट्रस्ट ऑडिट अश्योर्स द क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट एंड दोज बेनिफिशियरीज आर रिलायबल, पहले को होल्ड पे रख लेते हैं। इन इंडिया द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर नॉन इंक्लूजन ऑफ सर्टेन इनकम ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन देयर टैक्सेबल इनकम। तो ये बात सही है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो सेक्शन 11-12 हैं, वहाँ पे लिखा है कि इनके कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होंगे और उन्हें उनकी टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। ऑडिटर शुड वेरीफाई कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट एंड अदर एसेट्स। तो ये भी बात सही है कि ऑडिटर अगर जाएगा तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, अदर एसेट्स को वेरीफाई करेगा ही करेगा। मैनी पब्लिक ट्रस्ट गॉट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड परसुएंट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये बात भी सही है, खास करके जिनकी इनकम 2.5 लाख को क्रॉस कर जाती है, उनको एक चार्टेड से ऑडिट करवाना पड़ता है, उससे रिपोर्ट लेनी पड़ती है। तो 2, 3, 4 सही है और फर्स्ट भी एक हद तक सही है कि ट्रस्ट ऑडिट से सब कुछ रिलायबल है, ये अश्योर हो जाता है। तो आप कहेंगे सर पे आंसर क्या है? सर मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि इसका आंसर क्या होगा।
मे बी ये क्वेश्चन डिलीट की तरफ जा सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मुझे इनमें से एज सच कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो गलत लिखता हो, ये चारों के चारों स्टेटमेंट मुझे ठीक लगते हैं। सो मैं होता तो या तो छोड़ के आ जाता एग्जाम में, अटेम्प्ट मैं नहीं करता। चलिए 13th, penalties for contravention of prescribed norms for financial statement under section 129(7) of Companies Act 2013 are कि अगर कंपनी एक्ट की जो सेक्शन 129 है उसका सब सेक्शन 7 जो है, अगर कोई उसका कॉन्ट्रावेंशन करता है, उसका उल्लंघन करता है, तोड़ता है, तो क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 1 ईयर, 1 साल तक की जेल, फाइन फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख, ये वाला जुर्माना आपके ऊपर, अबव 1 and 2 बोथ, ये दोनों होंगे, जुर्माना भी होगा और कहें जेल भी होगी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए इसका सही आंसर ये है कि देखिए आपको या तो जेल जाना होगा या आपके ऊपर जुर्माना होगा या आपको दोनों भी मिल सकते हैं। तो अगर मैं थर्ड लिखता हूँ ना, थर्ड, तो थर्ड का तो मतलब ये हो जाएगा कि आपको दोनों ही मिलेंगे, जबकि दोनों नहीं मिलेंगे। वो तो जज के ऊपर डिपेंड करता है, उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो आपको खाली जुर्माना लगा दे, या हो सकता है खाली जेल भेज दे, या हो सकता है वो दोनों काम करे। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर सर्च कर रहा था तो एक सेक्शन 128 है, ठीक है, इससे पहले जो सेक्शन होती है उसमें से जो इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है वो हटा दिया गया है, वहां केवल जुर्माना रख दिया है। लेकिन ये जो 129 सब सेक्शन 7 है ये एज इट इज है, इनमें से आपको कोई सी भी सजा हो सकती है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव जाएगा। चलिए, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर इंटरनल कंट्रोल इन ईडीपी ऑडिट? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आजकल तो हम जानते हैं कि अधिकतर काम इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, पहले मैनुअल होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक की डेटा हो रहा है। तो जो इंटरनल कंट्रोल आप सिस्टम इस्टेब्लिश करोगे उसमें आप क्या करोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यस, सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल यस, प्रोसीजरल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल यस, ऑल ऑफ द अबव। सर ये सारे नियंत्रण आप स्थापित करोगे। फॉर एग्जांपल कि लॉगिन कौन कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, कौन से ऐप्स का इस्तेमाल होगा, कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा, कौन लोग डेटा रिट्रीव कर पाएंगे, किन लोगों का डेटा तक एक्सेस होगा, ये सारे कंट्रोल आप स्टैब्लिश करते हो इंटरनल कंट्रोल के दौरान। ओके सर, चलिए, तो ऑल ऑफ द अबव का आंसर रहेगा। परफॉर्मेंस ऑडिट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, नन ऑफ द अबव। आंसर है सर मैनेजमेंट ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट में आप चेक करते हो, देखिए अगर जितनी बड़ी संस्था होती है तो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और फिर ये देखते हैं कि जिसको काम असाइन किया था उसने अच्छे से परफॉर्म किया या नहीं किया। ठीक है, तो जनरली ये मैनेजमेंट ऑडिट में होता है, क्योंकि वहाँ हर काम के लिए हम एक बंदा असाइन कर देते हैं, एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं। तो मैनेजमेंट ऑडिट वहीं पे आता है, वहीं पे परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। ठीक है सर, तो इसका आंसर ये रहेगा। चलिए, कॉस्ट ऑडिट में आप देखेंगे, कॉस्ट ऑडिट के अंदर एफिशिएंसी ऑडिट होता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट है ये केवल और केवल मैनेजमेंट ऑडिट में ही होता है। तो एक इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन सोशल ऑडिट, हिंदी में वहाँ होना चाहिए था सामाजिक अंकेक्षण, एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेज आर स्टडीड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। कि अगर आप सोशल ऑडिट करने लग रहे हैं तो आप क्या देखेंगे? रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट बिल्कुल देखेंगे कि हमारी जो यूनिट है, फैक्ट्री है, उसका वातावरण से क्या संबंध है, दैट इज़ हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, क्या हमारी फैक्ट्री जहरीली गैसें निकाल रही हैं, केमिकल्स छोड़ती हैं, या हम पब्लिक के लिए पार्क, हॉस्पिटल बना रहे हैं। रिलेशनशिप विद प्रोडक्ट, ये भी देखा जाता है कि हमारी कंपनी क्या ऐसी है जो नित्य निरंतर इनोवेशन कर रही है, रिसर्च डेवलपमेंट कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट ला रही है, या हम उल्टी चीज़ों में, मिलावट में, जमाखोरी में, इन चीज़ों में इंडल्ज हैं। रिलेशन विद पब्लिक ऑफ डिफरेंट ग्रुप, बिल्कुल सही है कि जो सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, क्या हम लेबर्स को तनख्वाह, बोनस समय पे दे रहे हैं, या इसके अलावा ये देखी जाए कि क्या हम हैंडीकैप लोगों के लिए या बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं। तो सोशल ऑडिट में ये सब देखा जाता है कि हमारी समाज के लिए उपादेयता क्या है, हम समाज से क्या ले रहे हैं और उतना ही समाज को लौटा रहे हैं या नहीं। तो ये सब सोशल ऑडिट में होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ओके, इन एफिशिएंसी ऑडिट, ऑडिट इज कंडक्टेड ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप एफिशिएंसी ऑडिट करने लग रहे हैं तो आप किसकी ऑडिट करेंगे? स्किल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की, चेक द यूज ऑफ प्लांट एंड मशीन कैपेसिटी, चेक द एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव।
अगेन इसका आंसर है सर ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एफिशिएंसी ऑडिट करने लग रहे होते हैं तो आप 4M, जैसे पहले भी आए थे क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने तब भी बताया था, तो आप 4M देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि आप जो मनी है, जो कैपिटल है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। एक जो मशीन है, प्लांट है, उनका आप बेटर यूज़ कर रहे हैं या वो आइडल पड़े हैं। एक मैन पावर जो है, आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं या आइडल टाइम में टाइम ख़राब हो रहा है। और एक है मटेरियल, कि मटेरियल में स्क्रैप या वेस्टेज तो नहीं हो रहा ज़्यादा। तो ये सब यानी आप अपने साधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग कर रहे हैं या नहीं, ये सब एफिशिएंसी ऑडिट में आता है। और एफिशिएंसी ऑडिट जो होती है वो कॉस्ट ऑडिट का भी पार्ट होती है, मैनेजमेंट ऑडिट का भी पार्ट होती है। बाय द वे ये क्वेश्चन कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड था, ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, identify the correct statement in reference to the management audit. It is appraisal of management performance. Yes. Management audit may be defined as audit of management. Yes. Management audit is not mandatory. Yes. All of the above. इसका आंसर सर all of the above रहेगा। देखिए हम बेसिकली क्या करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि मैनेजर्स ने अच्छे से परफॉर्म किया या नहीं किया। उसके लिए हम टर्नओवर रेशो, बीईपी एनालिसिस कुछ भी कर सकते हैं, पर यही हम देखते हैं कि उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया कि नहीं। तो मैनेजमेंट ऑडिट में बेसिकली क्या होता है, जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजर्स हैं उन्हीं का ऑडिट किया जाता है। और ये इंडिया में अभी तक मैंडेटरी नहीं है। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो आपको कराना पड़ता है, कंपनीज एक्ट में या इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ऑडिट है, ये सब कराना कंपलसरी है, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट अभी तक कंपलसरी नहीं है। ओके, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं और क्वेश्चन 19 है, डेटा आर फॉर्म्ड बाय। अब स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। डेटा बनता है अ सिंगल फिगर से नहीं, अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट नहीं, अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस फैक्ट्स एंड फिगर्स यस, एंड एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्टिव फैक्ट उससे भी नहीं। तो इसका आंसर सी होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर एक सिंगल फिगर होगी, जैसे रमेश की लंबाई 5 फुट है, सो उससे कुछ नहीं निकलता, वो एक सिंगल फैक्ट है। या अगर हम कहें कि रमेश की लंबाई 5 फुट है और उसका वजन 70 किलो है, सो व्हाट, तो भी कुछ नहीं निकलता। अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस फैक्ट, अगर हम वहाँ पे 2-3 लोगों को लेते कि रमेश की लंबाई इतनी है और मोहन की लंबाई इतनी है, या इसका वेट इतना है, उसका वेट उतना है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हो जो होमोजीनियस है, सजाती है, एक जाति का है, और आप सिंगल से ज़्यादा फिगर ले रहे हो। एक सिंगल फिगर से कुछ नहीं होता, डेटा के लिए आपको उसी ग्रुप के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं। एंड एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्टिव फैक्ट, उससे भी कोई नहीं पता लगता कि कल इंडिया मैच जीत गया, तो ठीक है जीत गया होगा, उससे कौन सा समंक बन गया, ठीक है। ठीक है, चलिए ओके, तो इसका आंसर थर्ड रहने लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन है और ये तो जनरल नॉलेज से ही हो जाएगा। ओनली इन द फॉलोइंग सिचुएशन कैन ट्रू कंक्लूजन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल डेटा। आप स्टैटिस्टिकल डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ, ऐसा कब होगा? बाय नॉट ट्रस्टिंग दैम एट ऑल, कि अगर हम उस पर विश्वास ही न करें। बाय पुटिंग एक्सेसिव ट्रस्ट इन दैम, कि हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करें। बाय इंटरप्रिटेटिंग दैम वाइजली एंड लॉजिकली, ये ही सही तरीका है सर, कि आप समंक से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अगर आप उसको लॉजिकली और दिमाग से यूज़ करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक इलेक्शन, मान लीजिए कि इलेक्शंस हुए और एक पार्टी हार गई, और उन पार्टी हारने के बाद भी कहती है कि नहीं नहीं साहब, हमारा वोट शेयर 5% बढ़ा है। अब यहाँ 5% बोलने के दो तरीके हैं। हो सकता है कि पिछले चुनाव में उनको 20% वोट मिले हों और अभी उनको 25% वोट मिले हों, तो भी जनरली ये कहा जाता है कि वोट शेयर 5% बढ़ गया। और ये ऐसा तब भी हो सकता है कि उनका जो है 20 का 5%, है ना, केवल 1% वोट शेयर बढ़ा हो, उनका 20 से 21 हो गया, तो भी उन्होंने कहा कि हमारा वोट शेयरिंग 5% बढ़ गया। तो आपको लॉजिकली यूज़ करना होता है कि जब वो कोई भी डेटा आता है तो आपको उसको बहुत संभाल के यूज़ करना होता है। कहते भी हैं ना, आपने सुना होगा स्टैटिस्टिक में कि झूठ 3 तरह के होते हैं। एक झूठ होता है जैसा होता है, दूसरा सफ़ेद झूठ होता है, और तीसरा होता है समंक। समंक भी आपको घुमा सकता है, तो आपको वाइजली यूज़ करना चाहिए, ना तो ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, ना अविश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर वाइजली उसे यूज़ कर सकते हैं। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा आज ऑडिट के क्वेश्चन थे, थोड़ा बोरिंग भी था, लेकिन खैर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, यूज़फुल लगता है किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अभी आगे और वीडियो बनाऊंगा इन आरपीएससी के क्वेश्चंस हो जाने के बाद।
हम आगे की प्रैक्टिसेस के लिए भी खूब सारे वीडियोस में बनाऊंगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।